स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, इससे पहले हम लोगों की क्लास हुई थी तो हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले हम लोगों की क्लास हुई थी डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ रहे थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ सकते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। उन्हीं में से क्वेश्चन एक ये था, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। इसका थ्योरेटिकल करके आंसर आया था, आई थिंक इसका आंसर सी आया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अब हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ तुम लोग, भूले तो नहीं हो फिजिक्स? या भूल गए पूरी फिजिक्स में पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा था, है ना? क्लास वगैरह बाद हुई है कहाँ? जून 22 के बाद हुई है, 4-5 दिन बाद क्लास हुई। अब देखो, ये है एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले ये देखो सर, एंगल ऑफ रिपोज का फार्मूला क्या होता है? मैंने पूरा क्लिक करके बताया है पूरा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज होता था तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये एंगल ऑफ रिपोज था। एंगल ऑफ रिपोज क्या था? मैक्सिमम एंगल था किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर जब तुम्हारा ब्लॉक स्टेशनरी रहे, यानी कि रुका रहे, चले नहीं। तो वो कंडीशन में जो ये एंगल होता था वो था tan थीटा इक्वल टू म्यू। म्यू जहाँ पर क्या होता था? म्यू तुम्हारा घर्षण होता था, यानी कि फ्रैक्शन। म्यू तुम्हारा फ्रैक्शन होता था। ठीक है, तो इसमें यही है। पहला देखो एसेशन क्या रखा था? एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। और ये किसके बराबर है? फ्रैक्शन के बराबर है। एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर है? फ्रैक्शन। यानी कि पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा, व्हेन ए बॉडी is just at the point of motion, the force of friction of this stage is called limiting friction. इसका कहने का मतलब है जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, ठीक है, जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, जस्ट मोशन ऑफ द फोर्स इंटर स्टेज, ठीक है, चाहे इंक्लाइंड प्लेन पर ले लो, चाहे तुम ऐसे प्लेन पर ले सकते हो। इसके अकॉर्डिंग अगर इंक्लाइंड प्लेन पर या ऐसे पे है, इधर तुमने लगाया फोर्स, तो ये जस्ट क्या करे? जस्ट मोशन को तैयार हो जाए। अगर जस्ट मोशन को तैयार हो जाएगी तो जो पीछे फ्रैक्शन लगेगा वो फिर कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। वो जस्ट कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए सही होगा। ठीक है, ये एम्स में, हाँ, एम्स 2018 में पूछा गया था। एम्स का पेपर पहले अलग होता था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे होगा? सबसे पहले इसमें पूछा क्या गया? इंपल्स। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था कि इंपल्स के 3 फार्मूला होते हैं। इंपल्स के 3 फार्मूला होते हैं। आगे मुझे बताओ तीनों। पहला फार्मूला इंपल्स का है एफ डी टी। एक फार्मूला होता था एफ इंटू डी टी। दूसरा आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तीसरा फार्मूला एम बी टू माइनस बी वन, या फिर चेंज इन मोमेंटम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टू माइनस। 3 फार्मूला होते हैं इंपल्स के। अब तुम इसमें ये देखो, सबसे पहले अगर तुमसे ये कहा गया है व्हाट इज द इंपल्स, इंपल्स क्या होगा? सबसे पहले इंपल्स के साथ में तुम्हें दिया क्या है? हमें दिया है मास। मास हमारा है 0.5 kg। मास दिया हुआ है 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद में उसने कहा रेस्ट से कितना टाइम लगा? 0.25 सेकेंड।
जब तुमने फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगाया 10 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर मुझे मास भी पता है, मुझे फोर्स भी पता है और मुझे टाइम भी पता है। टाइम कितना लगा 0.5 सेकंड। मैं इनमें से कौन सा फार्मूला लगाऊं? तो सर ये लगा दो ना। अरे फोर्स भी पता है और मुझे टाइम भी पता है। फोर्स कितना पता है मुझे 10 और टाइम मुझे पता है 0.25। अगर इसकी मल्टीप्लाई हुई तो आंसर आया 2.5 न्यूटन सेकेंड। कहते सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन कब होगा? जब तुमको इम्पल्स पता होगा। अगर इम्पल्स पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन को इसमें नहीं होता। इम्पल्स के पहले फार्मूला तो पता हो तभी तो क्वेश्चन होगा ही, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। हो गया है कुछ नहीं, खाली बस मल्टीप्लाई करना था इसको। अगला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन ये। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, ये भी तुम्हारे जिपमर 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द टेंशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन। देखो बेटा दो टाइप के, जो ऐसे होता है इसे बोलते हैं वर्टिकल और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ऐसी लाइन में कौन सी स्ट्रिंग है? सिर्फ ये है, यही तो स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर तुमसे क्या पूछा है इसने? टेंशन। और नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम लोगों को इसकी टेंशन निकालनी है तो सबसे पहले ये देखो, ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30 और ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, सही है, और ये वाला भी 90। अब देखो ये पूरा 90 में 30 गया तो ये क्या बचा? 60। ठीक है, ये तुम्हारे एंगल है। ये सारे हमें एंगल पता चले। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? हम इसमें लामीज थ्योरम लगाएंगे। लामीज थ्योरम मैंने निकाला, तुम्हें बताइए। लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो नीचे क्या है? mg, इसमें टेंशन मान लिया मैंने T1। ठीक, अच्छा इसमें T1 लिया तो लो इसमें T2 ले लो। यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन क्या दे रखा है? T1, तो इसमें T2, इसमें मान लिया T। अब सबको अलग अलग कर लो। सबसे पहले देखो T2। अब देखो नीचे क्या है? mg, ऊपर ये स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये है T2 किसके बराबर होगा? mg, T2 mg। अब देखो क्या करें हम लोग? सर यहाँ पर देखो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T बटे इस स्ट्रिंग को छोड़ दो तो ये दोनों स्ट्रिंग बची। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ टेंशन इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1। अब इस स्ट्रिंग को छोड़ दो तो ये दोनों बची। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 तो है ये। उसके साथ में ये, अब इसमें देखो यहाँ पर देखो इस वाले में T2 टेंशन क्या है? mg। अब देखो इस वाली स्ट्रिंग को छोड़ दो तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? साइन 90 प्लस 60 हो गया। साइन 90 प्लस 60। तुमको ये वाली टेंशन निकालनी है तो इसको ले लो और इसको ले लो बस। अगर T1 निकालनी होती तो T1 ले लेते और ये ले लेते। अब इसमें मैंने लिया तो T ऐसे ही, साइन 90 प्लस थीटा, बताओ क्या होता है? cos 30 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 60 क्या होता है? cos 60। सर T निकालूंगा, cos 30 के ऊपर मल्टीप्लाई करूं, mg इंटू cos 30 अपॉन cos 60। cos 30 का मान क्या होता है? √3 अपॉन 2 और cos 60 का 1/2। 2 से 2 गया, आंसर क्या आया? √3 mg। ऑप्शन देख लो कौन सा हुआ? बी से। ठीक है, ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताया हूँ करके, क्लासरूम में ही करके बताया हूँ कि तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन ये हो पाएगा। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में क्वेश्चन करके बताया था कैसे क्वेश्चन हो गए। अगले बढ़े। हो गया।
कहने को जैसा क्या ही करें। आप यूट्यूब पे डालते हैं। हो गया, चलो अगले बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का ये तो कर लोगे सभी लोग, करो फटाफट अगर सभी कर लोगे करो। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सोचो क्वेश्चन कैसे होगा। एम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले तुमसे T1 T2 T3 पूछा है, तो सबसे पहले तो इसका क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन मास। टोटल मास देखो m m m m सारे m है, तो 1 2 3 4 सबको जोड़ोगे m प्लस m प्लस m प्लस m, तो क्या हो जाएंगे 4m। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे टेंशन निकालनी है T1 में। देखो ये इधर चल रहा होगा, इधर ही तो चल रहा होगा ये। अगर मुझे टेंशन T1 निकालनी है तो सबसे पहले T1 देखो कितने मासों को खींच रहा है, 1 2 3, इन तीनों को खींच रहा है। तो मास हो गया 3m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया, f अपॉन 4m। आंसर क्या आया, 3/4f। 3/4f, m से m कट गया। अब T2 देखो, T2 किसे खींच रहा है, तो सिर्फ 2 मास को खींच रहा है, एक मास ये एक मास ये। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, f अपॉन 2। ऐसे ही अगर मैं T3 देखूं, T3 किसको खींच रहा है, सिर्फ एक को खींच रहा है, तो मास सिर्फ m, एक्सेलरेशन हो जाएगा f अपॉन 4m, तो आंसर आएगा f अपॉन 4। अब देखो ऑप्शन कौन सा ठीक बैठ रहा है, सी ठीक बैठ रहा है, तो सी ही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से। सरल क्वेश्चन है, खाली एक्सेलरेशन निकालो, उसके बाद में टेंशन निकालते चले जाओ। ठीक है, इस टाइप के तो मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे क्वेश्चन क्लास में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, समझे। खाली किताब का थ्योरी लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स है। बायोलॉजी में अगर तुम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद कर लोगे आपके टोटल नंबर आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली हो, कभी फेल हो जाओगे, नंबर ना 50। सही है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो फिजिक्स वही केमिस्ट्री दोनों का सेम हाल है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। बता लिया ना, चलो ये बताना। सबसे पहले वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक बंदा है 60 किलोग्राम का, वेट वाई है 54 kg इन लिफ्ट विच एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ये कह रहा है एक लिफ्ट है, वो लिफ्ट नीचे आ रही है। ठीक है, वो लिफ्ट नीचे आ रही है। बेटा यहाँ केजी नहीं होगा, यहाँ न्यूटन होगा। ठीक है, यहाँ न्यूटन होगा, यहाँ भी न्यूटन होगा। ठीक है, उसने कहा एक लिफ्ट है वो नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर जो भी बंदा खड़ा है उस बंदे का जो बेइंग मशीन वेट दिखा रही है ना, वो वेट दिखा रही है 54 न्यूटन, लेकिन रियलिटी में वो है कितने का, 60 न्यूटन का। तो तुमसे कहा है एक्सेलरेशन क्या होगा लिफ्ट का। तुम मुझे खुद बताओ, अगर आदमी 60 किलो का है और लिफ्ट ऊपर जाएगी तो बंदे का वजन बढ़ जाएगा। अगर बंदा कितने भी वेट का है, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो बंदे का वेट, तो ये लिफ्ट नीचे आ रही है, तो इसने कहा बताओ किस एक्सेलरेशन से आ रही है। तो तुम लोग जानते हो, ठीक है, क्या फार्मूला होता था इसका, फार्मूला क्या होता था, नॉर्मल बराबर बोलो mg माइनस a, यही तो होता था। सही है, ये होता। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में इसमें जी पता नहीं क्या लिया होगा, चलो इसने कहा जो इसका वेट है वो कितना दिखा रहा है 54, यानी कि अब नॉर्मल कितना दिखा रहा है
54, 54 तो दिखा रहा है सही। यहाँ पर तुम लोग क्या करो, यहाँ पर या तो इसका मास निकाल लो। देखो जब बंदा था तो उसका वेट कितना था 60 न्यूटन, तो W इक्वल टू होता है mg। अगर g को मैं 10 मानूं तो m आ जाएगा 60/10 का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू 6 kg, 6 kg ठीक है। अगर m की जगह 6 रखा, g की जगह 10 माइनस 6 से कटेगा 54, कितने आएंगे 9। यहाँ पर आ गया 10 माइनस, तो a इधर आएगा प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का, कितना आया मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है कहीं। देखो बेटा अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पर g का मान पता है क्या लिया गया है 9.8 ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो 1 से हल्का सा कम कितना आएगा 0.98 ठीक है। क्वेश्चन में g की वैल्यू 9.8 ली गई है, हमने क्या मान के सॉल्व किया है। अगर तुम 9.8 मान के सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा 0.9 ठीक है। ये होता है ऐसा कुछ। हो गया हो गया ठीक है। अगले बात चलो, ये CPNT हुआ करता था तब क्वेश्चन आया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लिफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन मूव। देखो एक लिफ्ट है, उसने कहा एक लिफ्ट कितनी डिस्टेंस चली 1.5 मीटर चली, कितने समय में 0.4 सेकंड में। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा यदि एक पर्सन, इफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन द लिफ्ट holds a packet of 2 kg by a string, then the tension of the string due to the motion is इसमें बंदे का वेट नहीं दे रखा है, बंदे का वेट ही नहीं दे रखा है ना, बंदे का वेट नहीं दे रखा है। लिफ्ट होल्ड ए पैकेट। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो इसने कहा मान लो तुम ये मान लो कि यहाँ पर लिफ्ट में एक बंदा है और वो बंदा एक पैकेट पकड़ा हुआ है। इस पैकेट का वेट है 2 kg, 2 kg दे रहा है। अगर इसका वेट मास 2 kg दे रखा है, तुमसे पूछ रहा है अब ये लिफ्ट देखो ऊपर जा रही है। अगर तुम वेट देखोगे भी तो फार्मूला क्या हो जाता है, ऊपर जा रही है तो g प्लस, तो तुम्हें g तो पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, हम लोग जानते हैं कि सर s इक्वल टू फार्मूला होता है ut प्लस हाफ a स्क्वायर। s है 1.5, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये 0 ठीक है। a निकालना है कितने टाइम में 0.4 का स्क्वायर। 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.16। a बराबर 3/0.16 ठीक है। ये आया मेरे पास एक्सेलरेशन। ज्यादा करो तो पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया 300/16। 2 से काटो, 2 अट्ठे और यहाँ फिर 2 चौक, अब नहीं कटेगा ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, तो मास कितना है इसका 2 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन देखो 4 से अगर मैं काटूंगा इसे 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 बहुत नहीं हो गया 18.75 18 2 गुणा
क्या हो गया ये 28, 28 दूनी कितने होते हैं 56, कितने होते हैं? तो ये यहाँ पर देखो जब तुम भाग करोगे तो 18 पॉइंट कुछ बचेगा, इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ 18 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू होगी वो 56 से थोड़ी सी क्या आएगी ज्यादा, 56 से थोड़ी ज्यादा क्या हो गई 57, ठीक है 57 न्यूटन। खुश हो गए सर, एन जी प्लस होता है, मैंने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन मिला 18, उससे थोड़ा ज्यादा आया, 18 से थोड़ा ज्यादा आया, मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह 18 रख दिया, जी की वैल्यू 10 रख दी, 10 की 18 में ऐड करोगे 28, 28 का 2 से गुणा करोगे 56, यहाँ वैल्यू जो रहती वो 18 से थोड़ी सी क्या रहती ज्यादा रहती, तो आंसर मेरा 56 से थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाएगा 67.1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थे, इसके और क्वेश्चंस करना, और क्वेश्चंस में सेंड कर दूंगा, कह के पढ़ रहे हो सेंड कर दूंगा, करते नहीं हो, मैं एक्चुअली ग्रुप में सेंड कर नहीं सकता, ये थोड़ा दिक्कत पड़ेगी। सर अलग ग्रुप बना लेते हो गया ये लोग, ये बात तो आप पे डिपेंड करता है, हो गया ठीक है। देखो जो मैंने आपको ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने कि 2 क्वेश्चन आएंगे, वो इससे आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में एक होती है तुम्हारी 1 डायमेंशनल मोशन, एक होती है 2 डायमेंशनल मोशन। आपका 1 डायमेंशनल मोशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन में आपके क्या क्या बचे थे, आपके बचे थे एक तो ग्राफ बचे थे, और ग्राफ से क्वेश्चन रखा मिलता है वो बच गए थे। उसके बाद में आपके रिलेटिव मोशन बचा था, और बंडी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो ग्राफ से पूछा जाएगा या रिलेटिव मोशन से पूछा जाएगा, वो दोनों ही आपके बच गए, ठीक है। क्योंकि उस समय नंबर ऑफ लेक्चर्स जितने थे उतने नहीं मिले, कम मिले तो नहीं हो पाया, तो उसी में एक टॉपिक बच गया था तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वाला, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक। ध्यान देना, बहुत सरल टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली साल भी पूछे गए थे, उससे पहले भी पूछे गए थे, हर साल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले एक चीज समझ में आनी चाहिए हम लोगों को, हो गया, एक चीज हम लोगों के समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहले सर प्रोजेक्टाइल होता क्या है। सबसे पहले ये समझो कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। देखो तुम दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया में किसी भी चीज को तुम जस्ट 90 डिग्री पर मत फेंको, जस्ट 90 डिग्री पर मत फेंको। अगर तुमने जस्ट 90 डिग्री पर फेंक दिया तो वो जैसे जाएगा वैसे ही वापस आएगा, तो वो बंडी मोशन कहलाएगा, सिर्फ एक डायमेंशन। अगर तुम कोई भी चीज को ऐसे फेंको किसी एंगल पर, कौन से एंगल पर, 90 को छोड़कर, 90 को छोड़कर तुम किसी भी एंगल पर फेंको, ऐसे फेंको, तो ये कोई भी वस्तु होगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाके ऐसे आके जमीन पर टकराएगी। इस मोशन को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। 90 डिग्री को छोड़कर तुम किसी भी एंगल पर अगर किसी चीज को फेंकोगे तो वो मोशन क्या कहलाएगा, मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सर प्रोजेक्टाइल मोशन के देखो टाइप्स, देखो कितने प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रकार की बात करूं, टाइप्स की बात करूं, सबसे पहला जो टाइप है जो सबसे ज्यादा तुमसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, वो पहला टाइप ये है कि अगर ये मेरी जमीन है, इस जमीन पर तुमने किसी चीज को किसी थीटा डिग्री एंगल पर फेंका, ये थीटा डिग्री एंगल पर फेंका, कोई वेलोसिटी ले ली क्या, u, तो वो चीज ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सीधी जाएगी, वो जाएगी ऐसे और ऐसे जाके जमीन से टकराएगी, ऐसे जाके जमीन से टकराएगी। ये पहला प्रकार है। दूसरा टाइप ये है कि ये मेरी नीचे मेरी जमीन है, यहाँ पर मैंने किसी चीज को फेंका ऐसे सीधा कैसे, जैसे मान लो कि किसी फ्लोर पे खड़ा हो गया, फ्लोर पे खड़ा होकर मैंने बंदूक तान दी और मैंने बंदूक ऐसे फायर करी,
ठीक है। तो मैं खड़ा होकर जब मैं सीधे मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में अगर मैं किसी चीज को प्रोजेक्टाइल करूंगा तो वो चीज ऐसे ना गिर के कैसे गिरेगी, इस टाइप से गिरेगी। ये कहलाएगा प्रोजेक्टाइल। ये भी क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है, अगर मैं किसी चीज को मैं मान लो छत पर खड़ा हूं, यहां जमीन है, छत पर खड़े होके मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका, तो वो जो चीज होगी वो ऐसे जाके जमीन से टकराएगी। ये है तीसरा तरीका प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, एक होता है चौथा तरीका प्रोजेक्टाइल का, ये है। और प्रोजेक्टाइल कैसे हो सकता है? चौथा तरीका ये है कि मैं मान लो जमीन पर, मैं फ्लोर पर हूँ, मतलब किसी छत पर हूँ, छत पर जाके मैं किसी चीज को ऐसे नीचे की ओर फेंका। जैसे मैं छत पर हूँ, अब मैं ऐसे फेंका, ठीक है, नीचे की ओर ऐसे फेंका, तो ये जो चीज है वो सीधी ना जाके ऐसे जाके गिरेगी। इसको, ये भी क्या है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल। 4 प्रोजेक्टाइल हो गए। अगला प्रोजेक्टाइल का तरीका होता है पांचवा प्रोजेक्टाइल का तरीका ये है कि अगर कोई चीज तुम्हारी इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा डिग्री है, मैं किसी चीज को यहां से u वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो चीज ऐसे जाके गिरेगी। ये 5वां तरीका है। छठा तरीका प्रोजेक्टाइल का ये है कि मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हूं, उस इंक्लाइंड प्लेन पर मैं ऊपर हूं और ऊपर से मान लो मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका तो वो चीज ऐसे जाके नीचे गिरेगी। ये तुम्हारा छठा तरीका है। ठीक है, तो और कोई तरीका नहीं है तुम किसी प्रकार से प्रोजेक्टाइल को ला सको। प्रोजेक्टाइल के सिर्फ 6 तरीके हैं। पहला ये हो गया कि मान लो मैंने किसी चीज को यहां से ऐसे फेंक दिया। ठीक है, जैसे तुमने तोप देखी होगी, तोप फायर करते हैं, वो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि तुम छत पर गए और तुमने सीधा हाथ करके फायरिंग कर दी। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है तुम छत पे गए, छत पे जाके तुमने ऐसे एंगल बना के फायरिंग कर दी। ठीक है, तो जो भी होगा वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। ये तीसरा है। चौथा तरीका वो है तुम छत पे गए और नीचे तुम्हारा दुश्मन है, तुमने ऐसे फायरिंग कर दी। ठीक है, ऐसे ना बना के एक एंगल बना के फायरिंग कर दी, वो तुम्हारा चौथा तरीका। 5वां तरीका ये है तुम पूर्णागिरी गए और पूर्णागिरी जाके ऐसा ढाल है और तुमने नीचे से पत्थर मारा ऊपर और वो ऐसे जाके गिर रहा है। ये 5वां तरीका। छठा तरीका ये है अब तुम ढाल के ऊपर हो, ढाल के ऊपर हो, तुमने नीचे से ऊपर से ऐसे कोई चीज को फेंका तो वो यहां जाके गिर रही है। ये है छठा तरीका। अब देखो तुम्हारे कोर्स की बात, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ एक ये तरीका है और ये तरीका है। इस तरीके की मैं फार्मूला लिखवा दूंगा, तीसरे का और चौथे का। ठीक है, तीसरा चौथा तरीका तुम्हारे फार्मूला लिखवा दूंगा। ये IIT में मेंस में पूछा जाता है, ये एडवांस में, नीट में नहीं है किसी प्रकार से। और 5वां छठा तरीका ये एडवांस का पार्ट है, ये नीट में तो किसी हाल में पूछ ही नहीं सकता किसी कंडीशन में। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट नहीं कराए जाते हैं। तुम्हें सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले बढ़े, अगले बढ़े। हाँ, वो ये वाला तरीका है। ठीक है, अभी जैसे जो भाला, अभी नीरज चोपड़ा, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहा है, तो वो क्या फेंक रहा है, वो जमीन पर ऐसे जा रहा है और ऐसे फेंक रहा है। ठीक है, तो वो भाले का तरीका ये है, ये प्रोजेक्टाइल का तरीका। सही है, ठीक, ये प्रकार है। अब मैं बात करता हूं अगले। ठीक है, अब देखो सर, ऐसा है प्रोजेक्टाइल। अब मैं पहले प्रकार की बात करता हूं। सबसे पहले सर, पहला प्रकार मेरा ऐसा था, जरा ध्यान रखना, ये मेरे पास कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ये बॉडी ऐसे गई, ऐसे जाके कहां टकराई? जमीन पर, जमीन पर टकराई। ऐसे गया और जाके जमीन पर टकराया। मैं पहले तरीके की बात कर रहा हूं, पहले तरीका कैसे निकालें। सबसे पहले देखो, एक बात समझो कि सर अगर मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका है और इधर क्या है? थीटा,
तो अगर मैं u को इधर लाऊं तो u इधर आके क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ठीक है, अगर इसका एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट कहलाता है हॉरिजॉन्टल और ये कहलाता है वर्टिकल। अगर मैं u को इधर लेता हूं तो u क्या बन जाएगा, तुम्हें पता है सर, जिधर थीटा नहीं होता है उधर साइन बन जाता है और जिधर थीटा होता है उधर कॉस बन जाता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले। तो अगर u को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा u cos थीटा, u अगर ऊपर होगा तो ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। मैंने तुमसे पहले ही दिन कहा था, मैंने कहा था मैं जितनी भी बात करूंगा तुम्हारी फिजिक्स में सब में तुम ये मानना कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। एयर रेजिस्टेंस समझ लो, और जो हवा का है ना, हवा का कोई रेजिस्टेंस किसी प्रकार से नहीं। अब तुम समझो, सबसे पहले तुम एक बात मुझे बताओ कि सर अगर मैं किसी चीज को ऐसे फेंकूं ऊपर फेंकूं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। एक टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और फिर कहाँ जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्यों कम हो रही है, ग्रेविटी के कारण। किसके कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है वो हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो अगर किसी चीज को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, पृथ्वी चाहती नहीं है कि नीचे से ऊपर ले जाऊं, पृथ्वी कहाँ खींचेगी उसे, नीचे। तो नीचे जब खींचेगी तो इसका मतलब है सर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। सही है, कम। अब दूसरी कंडीशन बताओ सर, जो है u cos थीटा ऊपर क्या है, u sin थीटा। मुझे बताओ ग्रेविटी किस पर लगेगी, सिर्फ u sin थीटा, इस पर क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी तभी लगती है जब कोई बॉडी ऊपर जाती है। ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, u sin थीटा। आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, u cos थीटा। भाई इधर ले जाएगा u cos थीटा, इधर ले जाएगा u sin थीटा। सर ये सर सही है, इधर u cos थीटा ले जाएगा, ऊपर u sin थीटा ले जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मुझे एक बार बताओ सर, वो आपका बात सही चल रहा है कि u cos थीटा u sin थीटा। सर u cos थीटा को कोई रोकने वाला नहीं, क्यों, ये रेजिस्टेंस होता वो भी मैंने 0 मान लिया, ये रेजिस्टेंस होता वो भी क्या मान लिया मैंने, 0। अब कोई भी चीज है, कोई बॉडी है, अगर वो हवा में है तो एक ही तो बल लगता था, उस पर घर्षण लगता, भाई चलने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता, घर्षण। अब घर्षण भी मैंने क्या मान लिया, 0। तो क्या उस पर कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो तब लगता है जब कोई बॉडी किसी के अटैच में हो, यानी कि टच में हो, तभी फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं। तो u cos थीटा पर कोई बल, अगर कोई बल नहीं लगेगा, क्या u cos थीटा की वैल्यू कम होगी, u cos थीटा की वैल्यू कम। मान लो कोई चीज इधर जा रही है, अब इस पर कोई बल ही नहीं लग रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या, उसकी वेलोसिटी कभी कम होगी, उसकी वेलोसिटी कभी कम। तो कतई दिमाग में डालो, हमेशा डालो कि u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अगर मैं यहां पर बात करूं सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है, इधर, तो इसको मैंने मान लिया ux, ठीक है, प्रारंभिक वेगता ux, जो कभी चेंज नहीं होगा, जो क्या रहेगा, u cos थीटा। ठीक है, अगर मैं कहूं वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, देखो u बाई कितनी है, u sin, यही तो होगी u sin थीटा। अब तुम मुझे बताओ सर u sin थीटा एक टाइम पर चलते चलते क्या हो जाएगी, 0। भाई ऐसे कोई चीज गई, धीरे धीरे एक टाइम पर जाके u sin थीटा क्या हो जाएगी। अच्छा, इस कोई भी जो पत्थर है, कोई भी स्टोन है, उस स्टोन को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, और ऊपर ले जाने का जो काम कर रहा है। सर ये ऊपर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ u sin थीटा। एक टाइम पर जाके इसकी वेलोसिटी जो u sin थीटा है वो क्या हो जाती है, 0, और वही कहलाता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल ये कभी चेंज नहीं होगी, तो ये हमेशा यही रहेगी, यहाँ पर जो होगा u cos थीटा। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके, 0। खुद जरा सोचो, जरा तुम लोग जरा खुद दिमाग लगाओ। सर एक चीज है वो मेरी ऐसे जा रही है, ऐसे जाके ऐसे जा रही है,
सर ऐसे जा रही है तो ये ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, वर्टिकल यू साइन थीटा। यू साइन थीटा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा, यहाँ पर जाके जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ जीरो हो गया तभी तो ये इससे ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर ले जाने का काम यही तो करता था। और ये हो गया जीरो, इसका मतलब अब ये जो भी मेरी बॉडी है वो ऊपर नहीं जाएगी। अब ऊपर नहीं जाएगी, अब वो कहाँ आएगा, नीचे। लेकिन आगे कौन ले जा रहा है, तो वो आगे ले जाता रहेगा और ये नीचे आता रहेगा। ठीक है, अब एक बात सोचो कि सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है इसे बोलूँ ये है मेरी एच मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। अगर मैं एच मैक्सिमम कहूँ कि एच मैक्सिमम मैं कैसे निकालूंगा, तो मुझे बताओ। अगर मैं वर्टिकल में कहूँ तो अंतिम वेग क्या है, जीरो, प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा। ये मेरी दूरी ही तो है, अरे ये क्या है, दूरी। तो मुझे ऐसा इक्वेशन लगाएं जिसमें जो एक इक्वेशन हम जानते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, ये जानते हैं हम लोग जानते हैं सर b बाई कितना है, अंतिम जीरो, प्रारंभिक कितना था, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा। अब मैं ऊपर जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन किसका होगा, माइनस, ऊपर से नीचे आता तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2g(s). s क्या है, कितनी दूरी चला, h मैक्सिमम, h मैक्सिमम इधर चला। सर इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2gh, चलो मैक्सिमम लिख दिया। इसका होल स्क्वायर करूं तो u स्क्वायर h मैक्सिमम हो जाएगा थीटा अपॉन h मैक्सिमम का फार्मूला होता है मेरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद रखो, h मैक्सिमम का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर एक बार बताओ, यहाँ पर तुमने ये भी बाई लिया, ये भी बाई लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वाला u cos थीटा, क्योंकि u साइन थीटा ही तो ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। तो ऊपर तो जो वो वर्टिकल जो हाइट है यानी कि h मैक्सिमम है वो सिर्फ किस में आ रही है, u साइन थीटा। तो मैं बात सिर्फ u साइन थीटा की करूंगा, ठीक है, या फिर सिर्फ मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूंगा, ना कि हॉरिजॉन्टल। अगर मैं अगले जाने की बात आती तो मैं किसकी बात करूंगा, सिर्फ u cos थीटा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगले करेंगे, ये है मैक्सिमम हाइट। कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी जाता है तो उसका फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। उसके बाद अब एक चीज देखो सर, किसी भी चीज को जितना समय नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे जाने में। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया था या तोप ने जो गोला छोड़ा था, गोले को जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा उतना ही यहाँ से यही तो समय लगेगा भाई, जितना यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ। अगर मैंने कहा कि मान लो वो O से, ये बिंदु मैंने O मान लिया, ये बिंदु मैंने C मान लिया, O से C तक जाने में अगर उसे T1 समय लगे, कितना लगे, T1, तो उतना ही आने में लगेगा T2 लगेगा। तो अब हम देखो टाइम पीरियड कैसे निकालें, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइटिंग। टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, ठीक। अब देखो कैसे निकलेगा। टी निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो सर, वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर जाके क्या हो गई, ऐसी इक्वेशन लो जिसमें अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो और समय हो। b बराबर u प्लस अंतिम वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग
और सर ऊपर जा रहा है तो माइनस का सही है। अगर सर मैं इसको इधर लाऊंगा तो GT बराबर U sin थीटा, तो T बराबर U sin थीटा अपॉन G। इसका मतलब ये हुआ सर यहां से यहां तक जाने में इतना समय लगेगा, ठीक है। अब जितना यहां से यहां तक कितना समय लगा T, उतना ही समय आने में लगेगा। तो टोटल क्या हो गया 2T। 2 ऐसे ही T की जगह क्या रख दिया U sin थीटा अपॉन G। तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला होता है 2U sin थीटा अपॉन G। ये टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला, ठीक है। H मैक्सिमम का फार्मूला क्या है U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला है 2U sin थीटा अपॉन G, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का मतलब है जब गोला छोड़ा गया, जब गोला छोड़ा गया तब से जब तक गोला जमीन पर गिरा तब तक का समय क्या कहलाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइटिंग। मैक्सिमम हाइट कह रहा है कि जब तुमने गोला छोड़ा तो गोला अधिकतम कितनी ऊंचाई तक गया, वो क्या कहलाएगी तुम्हारी H मैक्सिमम, वो कहलाएगी H मैक्सिमम, ठीक है। चलो इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं सर इसी में एक बार बता, अगर मैंने ये कहा सर गोला यहां से यहां तक गया तो टाइम लगा इतना, H मैक्सिमम है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो यहां से यहां तक जो इसने दूरी चली होगी उसको मैंने क्या मान लिया R। इसे हम बोलते हैं रेंज, इसे बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक भाई जितनी दूर गया वो क्या कहलाएगी रेंज। सर रेंज का अगर हम लेंगे ये दूरी तो है, दूरी बराबर क्या होता है वो 4 गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर 4 गुणा समय। अब देखो समय यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा कैपिटल T, कितना लगा भाई यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा सर, तो कैपिटल T, कैपिटल T, सही। अब मुझे बताओ जब ये अगले जा रही थी तो अगले ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है, यही तो वेलोसिटी लूंगा मैं क्योंकि आगे कौन ले जा रहा है U cos थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा U cos थीटा इंटू T। अगर मैं रेंज को लूं सर तो U cos थीटा ऐसे ही और T की जगह रख दिया मैंने 2U sin थीटा अपॉन सर U की U से मल्टीप्लाई हुई तो U स्क्वायर, चलिए 2 ऐसे ही साइन थीटा इंटू अपॉन ये हो गया। अब तुम इसको देखो, इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, U स्क्वायर ऐसे ही। बच्चों याद रखना एक फार्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, और नीचे क्या है सही है। तो रेंज का फार्मूला क्या है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, ठीक है। टाइम पीरियड का फार्मूला है 2U sin थीटा अपॉन, और H मैक्सिमम का फार्मूला है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। इन 3 फार्मूला से एक क्वेश्चन, इन्हीं 3 फार्मूला से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इन 3 फार्मूला से एक क्वेश्चन पूछेगा, उतार लिया। फिर अगले बढ़े, अभी पूरा रफ होगा, फिर अगले बढ़े। तो तीनों फार्मूला याद रखना है आप लोगों के लिए, तीनों फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खाली बस फार्मूला याद कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत है, ठीक है। उतार लिया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं तुमसे इसमें कहूं वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, कैसी बात करें। देखो सबसे पहले
सर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितनी है u sin t समय बाद, मान लो t समय बाद वो यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या हो गई होगी, चेंज। कितनी हो गई होगी, तो पहले ये देखो सर फार्मूला एक हमने लिखा था b = u + 8। मैंने कहा वर्टिकल वेलोसिटी मान लो कितनी हो गई, मैंने मान लिया u/u, कितनी हो गई u। इनिशियल कितनी थी u sin, ऊपर जा रहा हूं तो माइनस का gt, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी अगर तुमसे t टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी पूछेगा, ये वाली वेलोसिटी पूछेगा, तो फार्मूला क्या लगेगा u sin थीटा माइनस, सिंपल सा वर्टिकल वेलोसिटी लगेगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वो कभी चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहेगी u cos। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी u cos, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर t टाइम v = u sin थीटा माइनस gt। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, जो हमेशा रहेगी तुम्हारी u cos। बता लिया, बता लिया ना, जल्दी लो, हो गया। अब देखो, अब तुम लोग मुझे बताओ सर, मैंने यहां u वेलोसिटी से किसी को फेंका, ये एंगल क्या है, अब मान लो मैंने किसी को फेंका, वो बेचारा ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। मुझे बताओ रेंज, ये जो रेंज है, रेंज का फार्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, कितनी अधिकतम हाइट अटेंड करी, u² sin² थीटा अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइटिंग 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, रट्टा मार लो, याद करना ही करना है, ठीक। दूसरी चीज मैंने तुमसे कहा, मान लो सर जी यहाँ पर जब ये गया तो इधर जो वेलोसिटी थी वो तुम्हारी u cos थीटा थी, इधर जो वेलोसिटी थी वो तुम्हारी u sin थीटा थी। इनिशियल u sin थीटा है, t समय बाद कुछ चेंज हो गई होगी, t समय बाद कुछ चेंज हो गई, कितनी हो गई होगी, u sin थीटा माइनस u sin थीटा माइनस gt। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट। बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हें याद रखना है हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होती है, वर्टिकल क्या होगी, जीरो। वर्टिकल क्या हो जाती है, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जीरो हो जाती है। और वैसे किसी समय पर पूछा जाएगा तो u sin थीटा माइनस gt, सही है, ये हो गया। चलो ये चीज तुमको याद रखनी थी। एक चीज और याद रखना, जिस चीज को तुम जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे, वो जमीन से टकराएगी भी उसी वेलोसिटी से, ठीक है। जिस वेलोसिटी से तुम किसी चीज को फेंकोगे वो जमीन पर टकराएगी भी उसी वेलोसिटी से टकराएगी, ठीक है। हाँ, उसी वेलोसिटी से टकराएगी जिस वेलोसिटी से तुमने फेंका है। दूसरी चीज, जिस एंगल पर तुमने फेंका है तो जमीन से टकराते समय उसका एंगल भी वही रहेगा जिस एंगल से तुमने उसको फेंका था, ठीक है। दोनों सेम रहेगा, जिससे फेंका था उसी से टकराएगा, जिस वेलोसिटी से फेंका था, सही है, ये होगा। अब देखो ये तो मैं सब बता ही चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है। एक चीज समझो,
मैंने किसी चीज को फेंका और उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, ये एंगल क्या मान लिया? चलो अब तुम सोचो, मान लो कोई चीज चल ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, एक टाइम पर जाके, मान लो t समय पर जाके वो यहां पहुंच गई, t समय पर जाके यहां पहुंच गई। अगर t समय में यहां से यहां पहुंची तो जरा सोचो वो कितनी ऊंचाई गई। तो मैंने ये हाइट मान ली, कितनी हाइट गई? बाई गई। ये हाइट मैंने ये मान ली मैंने, ये डिस्टेंस कितनी गई? x। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? x, y। ये बात पल्ले नहीं पड़ी। देखो मैंने कहा तुमसे ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है? ओरिजिन, मूल बिंदु। अब जरा सोचना कि सर मूल बिंदु है, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, वो बिंदु है तुम्हारा 2, तो इसका मतलब है ये x 2 है, y क्या है? यानी कि अगर मैं y पर लंब डालूं तो ये क्या कहलाएगा? 3। x पर लंब डालूं तो ये क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है? अगर ये चीज ऐसे होता ढाल, तो मैं क्या कहता कि y वाला कंपोनेंट यही तो है, तो y वाला कंपोनेंट कितना है? 3। x वाला कंपोनेंट कितना है? 2। सही है? 2 है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही इसीलिए मैंने यहाँ पर किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर किया है क्या कि मैंने ये वाला पॉइंट x, y ले लिया, x, y। तो मैंने कहा सर y है तो ये वाली डिस्टेंस y कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस x। ये वाली कौन सी है सर? हॉरिजॉन्टल। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है सर? x। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो आगे ले जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार है, और समय मान लिया मैंने, कितना लिया? स्मॉल t। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो समय कितना लिया? स्मॉल t। अगर मैं स्मॉल t की वैल्यू निकालूं तो x बटे u cos थीटा, x बटे u cos थीटा कितना हो गया? सही। अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस, मुझे बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है? y। अब इक्वेशन देखो, s बराबर ut प्लस हाफ at, यही तो इक्वेशन होगी। सर कितनी है? y। देखो कितना है? y है। अब देखो मैं कहूं y का मतलब है ऊपर जा रहा हूं, और ऊपर ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रारंभिक वेग कहलाएगा u sin थीटा, t ऊपर जा रहा हूं माइनस का gt। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई। मैं तुमसे कहूं इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है? इक्वेशन 2 में मैं t का मान रखूं, इसमें रखूं t का मान। अगर t का मान रखूंगा y इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह बोलो x अपॉन माइनस हाफ g। ऐसे t स्क्वायर करूंगा, जब स्क्वायर करूंगा तो x का x स्क्वायर, u का u स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर। अब देखो बेटा u से u गए, x ऐसे ही sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा, माइनस ऊपर ऐसे ही gx स्क्वायर, नीचे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। ये हो गया। अब तुम देखो सर ऐसा है, अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे y वाला और फार्मूला यही तो आया मेरा। अब देखना जरा, अगर मैं कहूं y को ऐसे ही माना, मैंने ऊपर भी sin थीटा से गुणा करी, तो अगर ऊपर करूंगा तो नीचे भी तो करूंगा,
यू स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, 2 ऐसे ही रहने दिया, ऊपर करी तो नीचे भी करी, ऊपर करी तो नीचे भी, और cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया ऐसे, cos थीटा इंटू, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब देखो सर, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जो बन गया मेरा, ये जो बन गया वो बन गया मेरा आर। देखो कौन सा चीज आर बन गया सर, ये वाला तो रेंज का फार्मूला आ गया। तो ऊपर रह गया एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इन दोनों में एक्स टेन थीटा अगर कॉमन लूं तो आ गया 1 और यहाँ बचा x और यहाँ बचा r। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन को याद करनी है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी इक्वेशन याद करनी है, ये भी इक्वेशन याद करनी है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अपने भेजे में डाल दो, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। सिंपल ये बात, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। ठीक है, ये बीच में क्या हुआ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी पेपर में तुमको ये थोड़ा लिख के आओगे, ये मैं तुम्हें इसलिए बता दिया जिससे कि तुम्हें ये नहीं पता चले कि पता नहीं कहां से आ गई। ठीक है, तो ये आई नहीं लाई नहीं है ना, ये होता है y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ बता लिया, बता लिया। मोबाइल नहीं लाती हो आप बेटा? आप लोग में से बरखेड़ा से कितने आते हो? बरखेड़ा से 1 2 3 दो बच्चे आते हैं। और अमरिया से कोई नहीं आता? बीसलपुर से, पूरनपुर से, बीसलपुर वाले यहाँ को पूरनपुर से डेली आते हो? बीसलपुर से नहीं, यहीं पे किराए पे घर से। आप डेली आती हो बेटा? कॉलेज जाना पर डे जरूरी है क्या? नहीं सर, केमिस्ट्री क्लास करते हैं। नहीं, वहाँ जहाँ पढ़ती हो सर जाते तो है, लेकिन सर केमिस्ट्री वहाँ पे अच्छी पढ़ाई थी, तो केमिस्ट्री लेते हैं कि वहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगी, फिर टफ समझ जाएगा, जूलॉजी पढ़ती छोड़ते हैं। क्योंकि यहाँ रह लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, इतना अप डाउन बहुत होगा है ना। यहाँ से जाओगे कम से कम आपको 1.5 घंटा लगता होगा, जाते जाते शाम हो जाती है और फिर वहाँ से चलोगे तो टाइम तो सबके लिए 24 घंटे बता दिया। हाँ सर, एक चीज़ और करें उसके बाद में वही अपना पुराना धंधा क्या टाइम में क्वेश्चन करेंगे भाई, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक पल्ले नहीं पड़ेगा, ब्रिज चल के आ रही है। अब एक चीज़ और बता दो बस मुझे, मैं तुमसे कहूँ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। बेटा जरा सोचना, मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका u वेलोसिटी से, वो चीज जाके ऐसे टकराएगी, ऐसे टकराए, सही है? तुम सब बोले ऐसे टकराए। मैंने कहा मान लो t समय में अपन यहां है, t समय में अपन यहां से यहां पहुंचा, यहां पहुंचा तो यहां पर पत्थर की कुछ ना कुछ इधर वेलोसिटी तो होगी, वो वेलोसिटी को मान लिया मैंने v। तो ये v वेलोसिटी कितनी होगी कैसे निकालेंगे? तो सर सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, सही, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस, अरे u
यू साइन थीटा तो बेटा सिर्फ यहाँ होगी, यू साइन थीटा सिर्फ यहाँ होगी। टी टाइम बाद यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस सही है। अगर मैं कहूँ बताओ ये बी वेलोसिटी क्या होगी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं x का कंपोनेंट लूं, x का कंपोनेंट क्या है, इधर प्लस आई होता है, प्लस अब मैं बी वाई का कंपोनेंट लूं, u साइन थीटा माइनस ये कौन सा होता है बेटा, j। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं किसी भी पॉइंट पर t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद वेलोसिटी लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। और इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिख के अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड पता है कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगा के आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई के साथ में जो है उसका स्क्वायर करो। ठीक है, तो अगर किसी टाइम पर तुम पर वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगेगा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला तुम्हारा आएगा। बता लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में फिर और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन। आज मौसम सही है, हाँ, हो गया। देखो मैं तुमसे ओरली एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ओरली मैंने एक क्वेश्चन ऐसे दिया, मैंने कहा मान लो मैंने 53 डिग्री एंगल पर किसी चीज को फेंका, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, 50 मीटर पर सेकंड, ये दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने तुमसे पहली चीज मैंने पूछी कि इसकी एच मैक्सिमम क्या हो, फिर पूछी आर क्या हो, फिर पूछा टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या होगा। सही है, ये कभी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी 11वीं में कभी बेसिक। सबसे पहले बताओ एच मैक्सिमम का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर u कितना है, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पर रखूंगा साइन 53, देखो साइन स्क्वायर, लो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, g की वैल्यू बेटा 10 मानना। ठीक है, अब देखो बेटा साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। अगर स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये आ गया 225, 10 दूनी गुणा 4 चौक 16 और 55 25, तो 25 पहुंच जाएगा नीचे। ठीक है, देखो 4 चौक 16 ऊपर, 55 25 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। अब काट-कूट के आंसर निकाल लोगे, जो आंसर आएगा किसमें आएगा, मीटर में। अब मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइटिंग क्या लिखेगा सर, 2। u कितना है, 15 साइन थीटा, तो साइन 53 अपॉन g की वैल्यू 10। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग भी आ जाएगा। अब बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर थीटा अपॉन g। अब देखो सर ये है 15 का स्क्वायर साइन। अब सर हम यहाँ दिक्कत पड़ गई है, दिक्कत क्या पड़ गई सर, साइन 2 थीटा का मतलब हो गया 53 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 106 हो गया। कितना हो गया, और हमें तो 106 का मान ही नहीं पता कि 106 का मान क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का ये फार्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू, अब सही है, क्यों 15 का स्क्वायर 2 ऐसे ही
साइन 53 कॉस 53 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, याद रखना, मैं इससे पहले भी बताया हूँ, साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5 और कॉस 53 की 3/5। ठीक है, ये सारी वैल्यू से पहले बताया। तो ये आ गया, मेरा रेंज भी आ गया, सब कुछ आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग भी आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ, बताओ, जो भी मैंने स्टोन यहां से फेंका था, उस स्टोन की वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड बाद क्या होगी? ठीक है, मैंने क्या पूछ लिया अगला तुमसे, वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड बाद स्टोन की वेलोसिटी। तो सबसे पहले मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा u 15 cos 53, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। चलिए सर 3/5 होता है, 15 गुणा 3/5, 5 3 9 आ गई, कितनी आ गई? हॉरिजॉन्टल 9। सर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो तुम्हें पता है u sin थीटा माइनस डी टाइम बाद क्या होता है? u sin थीटा माइनस जी। सर u कितना है? 15। बेटा cos sin 53 की वैल्यू 4/5, g की वैल्यू 10 और t का मान क्या है? 0.5। 5 से काटेंगे तो 5 3 4 3 12 में से क्या जाएंगे? कितने बचेंगे? 7। क्या बचेंगे? 7। अब तुमसे देखो, ध्यान रखना, तुमसे वेलोसिटी पूछी है स्टोन की। अगर क्वेश्चन में ये होता वर्टिकल वेलोसिटी तो तुम बताते 7। तुमसे क्वेश्चन में पूछता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो तुम बताते। तुमसे अगर वेलोसिटी पूछी है तो बेटा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया था, सबसे पहले अंडर रूट लगाओ, उसके बाद में u cos थीटा क्या आया है? 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस दूसरी क्या है? 7 का, इसे सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा कि स्टोन की वेलोसिटी क्या है। एक क्वेश्चन और बताओ, ये स्टोन जमीन से कितनी वेलोसिटी से टकराएगा? 15 से? किससे टकराएगा? 15 से। मैंने कहा जिससे फेंको उसी से कितने एंगल से टकराएगा? हॉरिजॉन्टल से 53 से। किससे टकराएगा? 53 से टकराएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद में कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग करो अपनी। ठीक है, कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग करो। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फास्ट रहती है टाइम उतना ही कम लगता है। हो गया। अब पहले ये क्वेश्चन करो, देखो तुमसे कहा गया एक क्रिकेट बॉल है, थ्रो करी गई कितनी स्पीड से? बोलो 28 मीटर कितने एंगल पर? कैलकुलेट टाइम टेकिंग बाय टू रिटर्न द सेम लेवल। सेम लेवल मतलब कहने का यह है कि एक बॉल फेंकी, बस जहां से फेंकी हुने वापस आ जाए तो टाइम क्या होगा? टाइम क्या होगा? क्या ये फार्मूला होता है टाइम का? कितनी वेलोसिटी से फेंकी है? एंगल बोलो, sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2। जी का मान क्या मान लो? 10। ठीक है, 2 से आंसर कितना आया? 2.8 सेकंड में कहाँ आ जाएगी? वापस जमीन पर आके टकरा। ठीक है, वापस जमीन पर आके टकरा। क्या क्वेश्चन को क्वेश्चन बोला था? छोटा ऐसे ही था।
इसने कहा किस वेलोसिटी कितने टाइम में जहां से फेंकी है वहीं आके टकरा जाएगी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन, पता है तभी कर पाओगे, अदरवाइज सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले बढ़े, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सबसे पहले देखो कहे क्या रहा है, क्वेश्चन कहे क्या रहा है। A projectile has a range of 40 मीटर। अरे रेंज कितनी है? अच्छा। एंड रीच द मैक्सिमम हाइट कितनी? तुमसे क्या पूछा? तो बताओ किस कोण पर फेंका होगा। पल्ले नहीं पड़ा। देखो ऐसा है, किसी चीज को तुमने ऐसे फेंका u वेलोसिटी से, ठीक है, वो ऐसे गया, ऐसे टकराया, ये क्या कहलाएगा? h मैक्सिमम। ये क्या कहलाएगी? तो तुमसे क्या पूछा है? ये कोण पूछा है, थीटा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या बताओ, r का फार्मूला बताओ क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले बेटा ये देखो, r क्या है? 40 मीटर, h क्या है? 10 मीटर। इन दोनों में कोई रिलेशन आ सकता है क्या? इन दोनों में कोई, सच्ची देखो, अगर मैं r को लिखूं तो 4 गुणा 10 या फिर 4 इंटू h मैक्सिमम, ऐसे भी तो लिख दूंगा, 4 इंटू h मैक्सिमम, सही है। अरे r कितनी है? 4 गुणा h मैक्सिमम, क्योंकि h मैक्सिमम कितनी थी? 10। अब रेंज का फार्मूला लिखो, u स्क्वायर, मैं ये वाला लिखूंगा 2 sin थीटा इंटू, ये r का फार्मूला होता है सर, चाहे sin 2 थीटा कर दो वो भी होता है, ये भी होता है। h मैक्सिमम का फार्मूला बताओ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो g से g गया, u स्क्वायर से, एक sin थीटा से एक sin थीटा गया। अब देखो यहाँ पर है 2 और इस 2 नीचे वाले 2 को भी मैं यही ले आया। अब यहाँ क्या बचा? cos थीटा। तो 4 ऐसे ही यहाँ पर बेटा एक sin थीटा गया था तो एक sin थीटा बचा, और इस cos थीटा को हम क्या ले आए? 2 दूनी 4 से, तो इधर बचा 1 sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये बात तुमको पता होना चाहिए 1045 हाँ, कि एक मान tan में 45 का होता है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है, आंसर हो गया सिंपल क्वेश्चन। हाँ, मैं तुमको एक बार बताऊं, देखो ऐसा है कि हम लोगों की एक आदत है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम अगर YouTube उठा के देखो, मान लो तुम प्रोजेक्टर उठा के देख लो YouTube पे, तो उसमें क्लासेस प्रोजेक्टर की 7 से 8 क्लासेस होती है। एक क्लास करीबन कोई 1 घंटे की होती है, कभी आधे घंटे, हालांकि मुझे पता नहीं क्लियरली कितने हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। तो ऐसी क्लासेस होती है। अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ पर तो आपने एक क्लास में खत्म कर दिया, वहां पर वो 7-8 क्लास में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो मेन रीजन ये है, मैं तुम्हें सिर्फ वो कंटेंट कराता हूँ जो पूछा जाएगा या जिसकी पूछने की संभावना है, या उससे ऊपर नहीं जाएगा। जो मैं क्लास में बताऊंगा उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऑनलाइन माध्यम में क्या होता है, वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। पूरा एक्स्ट्रा है जो कभी जिंदगी में आज तक कभी नीट के इतिहास में पूछा नहीं गया, तो उसे तुम क्यों पढ़ा रहे हो। दूसरी बात यह है, तुम हर चीज की भावना को समझाते हो। देखो कैसे नीट है, मैंने तुमसे कहा बच्चों 180 मिनट होते हैं। अब तुम कुछ कहोगे सर कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, मान लो 180 मिनट होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 में से 180 करने हैं, तो एक क्वेश्चन को कितना मिनट मिल रहा है तुमको? 1 मिनट मिल रहा है। एक क्वेश्चन को तुम्हें 1 मिनट करने को मिल रहा है। अब तुम समझो
जो भी तुम्हारा पेपर बनाने वाला होगा, जो भी तुम्हारा पेपर बनाएगा वो ऐसा पेपर बनाएगा जो कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। तो उस क्वेश्चन का हर एक लेवल होता है, लेवल होता है क्वेश्चन का, कुछ ना कुछ क्या होता है, एक लेवल है। अब ये थोड़ी नहीं है कि तुम 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन उसमें डाल देगा, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा ना डाल देगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन ही एक क्वेश्चन 10 मिनट 20 मिनट लेता है, तो वो क्वेश्चन डाल नहीं सकता। अब पढ़ाते चले जा रहे हो, जो कभी जिंदगी में पूछा ही नहीं गया उसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कुछ भी प्रकार से। क्यों? उसे पढ़ाने से एक तो तुम्हारी टेंशन बढ़ेगी, ठीक है, तुम कहोगे ये पता नहीं कहाँ से कहाँ इतना पूरा चट्ठा हो गया, पढ़ते पढ़ते पगला गए, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो सिर्फ उतना पढ़ाया जाता है जितना रिलीवेंट है, बस छुट्टी। ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस की है। अगर क्वेश्चंस देखोगे तो अगर तुम कुछ किताबें उठाओ, जैसे मान लो कोई बच्चा, मैंने देखा है बहुत से बच्चा, कुछ बच्चे एससी वर्मा करते हैं, एससी वर्मा मत करो, अब वो खराब किताब है, बहुत अच्छी किताब है, खराब किताब नहीं है, लेकिन वो एडवांस और मेंस की किताब है। तो जो तुम्हारा लेवल है ही नहीं तो उसमें क्यों जा रहे हो, उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। करते हो तुमसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे। मेन चीज ये होती है, मेन चीज ये नहीं है, जैसे मान लो एक बच्चा होगा, एक बच्चा पर डे मान लो 50 क्वेश्चन कर रहा है, वो खुश हो रहा है कि सर मैं 50 क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, सही है 50 क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, लेकिन ये देखो कितने समय में, अगर 50 क्वेश्चन वो बच्चा 1 घंटे में लगा रहा है तब तो बहुत अच्छा है। अब वो 50 क्वेश्चन लगा रहा है 3 घंटे में, तो तुझसे बुरा कोई नहीं है, क्या 50 ही क्वेश्चन करके आओगे नहीं तुम? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पीड, स्पीड तुम्हारी है कि नहीं। अब तुम कहोगे सर हम लगाते हैं हमारा 10 मिनट एक क्वेश्चन लग जाता है, तो मैंने तुमसे कहा अगर तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारा टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहले मान लो अगर तुमने 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन तुम्हें 20 मिनट लग रहे हैं, आधा घंटा लग रहा है, फिर तुम जब अगले बार में फिर से 10 क्वेश्चन उसी चैप्टर के 10 क्वेश्चन करोगे तो यही टाइम तुम्हारा कम होकर 15 मिनट हो जाएगा, और तीसरी बार जब उसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओगे तो यही टाइम तुम्हारा 10 मिनट आ जाएगा। और 10 क्वेश्चन को मुझे 10 मिनट चाहिए, यही मेरी नीट की स्पीड है, बस मुझे इसी से मतलब है ये है। तो स्टार्टिंग में तुमको पहले क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं क्या भगवान पढ़ा दे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। कहा गया है मैंने किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो हाइट है वो दोनों क्या हैं, बराबर। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या बताओ, कोण बताओ, क्या बताओ, एंगल, क्या बताओ। तो कैसे करेंगे सर, अरे r बराबर h, r बराबर तो h दे रखा है, अगर r बराबर h दे रखा है, r का फार्मूला u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू अपॉन g बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर से वही g से g लेगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर, 1 साइन थीटा से ये 2 इधर आया तो 2 दूनी 4, ये कॉस थीटा नीचे जाएगा तो साइन थीटा बटे, हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर, या तो ऐसे ही लिख दो और ज्यादा करो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा उधर जाता है तो टेन इनवर्स हो जाता है, तो टेन इनवर्स 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर है, ठीक है। अगर इस एंगल पर हम फेंकेंगे तो रेंज और हाइट दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, रेंज और हाइट दोनों बराबर। बता लिया। बता लिया। कर लेना, एक सर है भेज दूंगा वीडियो।
अब ये क्वेश्चन तुम जैसा देख रहे हो वैसे है नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा क्वेश्चन ये है नहीं। तुमसे कहा गया है एक फुटबॉल है, ठीक है कभी कितने एंगल पर, विद द वर्टिकल। So, if the horizontal component of its velocity is, इस क्वेश्चन का मतलब समझे। क्वेश्चन ने कहा एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को मैंने हिट किया, फुटबॉल इधर गई, कितने एंगल पर, 30। सही है, 30 लिखा है, सही है। लेकिन कहां से, वर्टिकल से। अरे वर्टिकल तो सर ये होता है, तो वर्टिकल से कितना एंगल है, 30। तो ये कितना होगा, 60। ठीक है, इतना कंफ्यूजन था। वर्टिकल से एंगल कितना है, 30, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 60। इसने कहा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है इधर वाली वेलोसिटी, वो कितनी दे रखी है, 20। इधर वाली वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा बराबर 20। अगर मैं u निकालूं तो 20 ऐसे ही, सर थीटा कितना है, अब ये वाला इससे मतलब है हमें, ये कितना है 60, तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो u रखोगे कितना आ गया। अब तुमसे पूछा क्या, मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्सिमम का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, u है सर 40, तो 40 का स्क्वायर, साइन 60, यहाँ पर कितना है एंगल 60, तो साइन 60 का स्क्वायर 2 गुणा, ये हो गया 1600। बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/, और √3/2 का जब स्क्वायर करोगे 3/4, तो 3/4, नीचे 10 दूनी 0 से 0 गया, 4 से काटोगे तो 40, 2 से काटोगे तो 20, इससे गुणा करोगे तो 60 मीटर। ये हो गया 60 मीटर, ठीक है। बस यही छोटी छोटी बातें हैं। अब जैसे इसी में तुम एंगल 30 डिग्री लगा देते, इसमें तुम आंसर 30 डिग्री एंगल मान लो 30 डिग्री लगाते हैं, थीटा की जगह, वहां पे थीटा की जगह 30 डिग्री लगाते, तो 4 ऑप्शन में वो भी आंसर होता, और तुम वो सही लगाते, तुम लोग वो सही लगाते, क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि इसने जो कहा है, ये इसने एंगल कहां से लिया है, ये वर्टिकल से लिया है, वर्टिकल से लिया है, इसीलिए। देखो इसने कहा मैंने 2 बॉलें फेंकी, एक बॉल फेंकी 45 पर, दूसरी फेंकी 60 पर, और दोनों समान ऊंचाई गई, समान ऊंचाई गई। तो इसने कहा है उनकी इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है। हम लोग जानते हैं सर, अगर हम लोग ये कहें समान ऊंचाई दी है, यानी कि h1 बराबर पहले वाले की मान ली u1 वेलोसिटी, u1 एंगल बोलो साइन स्क्वायर थीटा1 अपॉन 2g, दूसरा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा2 अपॉन 2g से 2g। अगर u1 स्क्वायर इधर लाऊंगा, u2 स्क्वायर, तो इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर। देखो बेटा थीटा2 है 60 और थीटा1 कितना है 45, ठीक है। यहाँ मान निकाल दोगे, मान निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा u1/u2 का होल स्क्वायर बराबर साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो 3/4,
साइन 45 का होता है बेटा 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2 जाएगा ऊपर तो 3 दूनी 6/4, अगर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 3/2। अगर मैं u1/u2 लूं तो स्क्वायर को उधर पटकेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा? ऑप्शन √3 अपॉन रेशियो क्या आया? √3 रेशियो √2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए कल पढ़ते हैं हम लोग, कल इसका प्रोजेक्टाइल खत्म कर देंगे। अभी एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट आराम से कर सकते हैं। बंद कर दो सर। चलो 26 हो गए।